तो बात जरूर पुरानी हो चुकी है पर आज भी वो नई है। हम पाकिस्तान को 9 अड्डे तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान पे हमने स्ट्राइक कर दी थी। पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, क्या हमने इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो जानने की कोशिश करी? क्या कभी हमने ये पूछा कि आखिर वहां पर 2-3 हजार टूरिस्टों में एक भी बंदूकधारी सिपाही नहीं था? क्या हम कभी सरकार से ये क्वेश्चन करेंगे या फिर हम सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का एक बैनर बना के अपनी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी चेंज करते रहेंगे? दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन सरकार से खुद कि आखिर वहां पर 2500-3000 के आसपास टूरिस्ट आ रहे थे उस एक घाटी में, तो वहां पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहां पर एक भी सीआरपीएफ, एसएसबी या सेना का कोई कैंप क्यों नहीं था? क्या उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? दोस्तों, जब सेना के पास में जम्मू एंड कश्मीर था तो उस जम्मू एंड कश्मीर को पूरा जो जितनी भी डायरेक्शन देनी होती थी वो सेना करती थी। पर जब से जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट में सेना और एक पार्ट में सरकार, तो थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर जे सरकार के पास है और थोड़ा सेना के पास है। जो सिटीज़ हैं वो बेसिकली सरकार के अंडर आती हैं और जो पहाड़ी, जो ज़्यादा एक्सटेंसिव पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं सेना के अंडर में। दोस्तों, मनोज सिन्हा, शायद आप में से बहुत कम इनको जानते होंगे, ये है मनोज सिन्हा। जब मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बने, और ना ही सिर्फ गवर्नर बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी ज़्यादा कार्यभार संभाला। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बेहद ही खास माने जाते हैं मनोज सिन्हा जी। ये जो अटैक हुआ, इसके बाद मनोज सिन्हा को अकाउंटेबल क्यों नहीं किया गया? मनोज सिन्हा की जवाबदेही कब तय करी जाएगी? मनोज सिन्हा की जवाबदेही क्यों तय नहीं करी गई अभी तक? और सबसे बड़ी बात, देश में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, बाहर का अगर कोई भी देश हमारी अगेंस्ट में कोई रणनीति बनाता है तो ये सरकार और फौज और सेना को बताने का काम है इंटेलिजेंस का। भारत की जो इंटेलिजेंस है वो बताती है सेना को कि ये देश हमारे ऊपर ऐसा ऐसा सोच रहा है। वो क्यों खामोश रही और उसके सोर्सेस कहाँ थे? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर शायद अभी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि टीम मोदी, नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है वो सच बताना ही नहीं चाहती। और अगर हम एक बड़े बड़े पैमाने पे बात करें तो 22 तारीख के बाद अमित शाह तो पर्दे के पीछे ही हैं, अभी तक वो उतना सामने भी नहीं है। दोस्तों, ये जितनी सारी घटना हुई उसमें क्या सरकार का कोई फेलियर नहीं है? सेना ने अपना काम बड़े अच्छे से किया। वहाँ के जो 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, जो अड्डे थे, उनको तबाह और निस्तनाबूद कर दिया। पर सरकार की जहाँ जिम्मेवारी तय होनी थी, सरकार की जहाँ जवाबदेही तय होनी थी, वो जवाबदेही देगा कौन और कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी टीम को सारा काम सौंप रखा है, और उस टीम से अगर कोई काम नहीं हो पाएगा तो क्या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा चैनल है जो जवाबदेही मांगेगा अमित शाह जी से या फिर नरेंद्र मोदी जी से खुद? दोस्तों, ये जो अटैक हुआ था इसमें हमने साफ साफ देखा कि हमारे कितने भाई मारे गए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या वहाँ पर कोई सेना का कैंप नहीं होना चाहिए था? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर जो हुआ वो कैसे हुआ था? ये बात कोई नहीं बता रहा है। मनोज सिन्हा के पास जो पावर है, जो ताकतें हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनसे बहुत ज़्यादा है। मनोज सिन्हा की जो ताकतें हैं, पावर हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसके बहुत ऊपर आती हैं। वो कब बताएंगे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी? वो कब बताएंगे कि वो कब इस सब चीज़ों का आंसर करेंगे? कब वो मीडिया के सामने आएंगे और कब इन सब चीज़ों से पर्दा उठेगा? दोस्तों, आप इन दिनों देख ही रहे होंगे कि जितनी सारी खुफिया बातें हमारे देश से बाहर आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे देश के बंदों का ही हाथ है। अब एक वो पकड़ी गई हिसार से ज्योति, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है ज्योति के केस में, और सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार कब आंसर करेगी, सरकार की जवाबदेही कब होगी, हम देखते हैं कुछ समय के बाद।